नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है अब तक का ताजा तरीन बुलेटिन। गुजरात में आज चुनाव का अंतिम चरण है। इसके अलावा कुछ बायपोल्स भी हो रहे हैं और आज शाम को एग्जिट पोल भी है। तो ये ढेर सारी खबरें आपके लिए। सबसे पहले हेडलाइंस। गुजरात चुनाव के आखिरी चरण में 93 सीटों पर वोटिंग। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह ने डाले अपने अपने वोट। आज शाम 6:57 से CNBC आवाज पर देखिए एग्जिट पोल। आज उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में लोकसभा सीट के साथ साथ 5 राज्यों में 6 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान। मैनपुरी से डिंपल यादव मैदान में। समाजवादी पार्टी ने लगाया प्रशासन पर वोटरों को रोकने का आरोप। भारत की G20 अध्यक्षता पर आज शाम को सभी दलों की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल। बैठक के पहले फिर उठा लोगों का विवाद। ममता बोली, कमल की जगह लोगों में शेर क्यों नहीं। होम लोन की प्रक्रिया को पूरी तरह से पेपरलेस करने की तैयारी। बिना बैंक के चक्कर लगाए मिलेगा प्रॉपर्टी के लिए लोन। EWS को आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची DMK। दायर की पुनर्विचार याचिका। सर्वदलीय बैठक के बाद दिया गया फैसला। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 16 में जारी है जोरदार टक्कर। फ्रांस ने पोलैंड को 3-1 से हराया। इंग्लैंड की सेनेगल पर 3-0 से बड़ी जीत। आज रात को भी 2 अहम मुकाबले। तो इन खबरों के बीच सबसे पहले बात चुनावी दंगल की। गुजरात में आज दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान बस अब खत्म होने को है। 5 बजे तक मतदान करने का वक्त था। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के रानीप में अपना वोट डाला। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा भी वोट डालने के लिए पहुंची थी। वोट देने के बाद PM मोदी ने अपने भाई से भी मुलाकात की। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी अपने अपने वोट डाले। भूपेंद्र पटेल घाटलोड़िया सीट से BJP के उम्मीदवार भी हैं। शाम 4 बजे तक का अगर आंकड़ा दे आपको तो 60% वोटिंग की रिपोर्ट है। वोटिंग पर ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अहमदाबाद से केतन जोशी और मेहसाणा से हरमेश सुखड़िया। सबसे पहले अहमदाबाद चलते हैं। केतन, इस वक्त की क्या रिपोर्ट है? अब तो मतदान जो है वो खत्म हो चुका है और कितना वोटिंग परसेंटेज है और क्या कुछ रहा आज के दिन में? मारू CNBC में कनेक्ट है तो હવે એક કામ કરો, તમે ફોન એ લોકો નથી આપો। केतन, शायद आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम आपको बोलते हुए तो देख रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से हम आपका ऑडियो कनेक्ट करेंगे या चेक करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं मेहसाणा। वहां पर भी हमारे संवाददाता मौजूद हैं। तो अच्छा, चलिए जुड़ गए हैं। एक बार फिर अहमदाबाद चलें। पहले केतन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है मुझे। जी, तो मैं यही पूछ रहा था कि अब तो वोटिंग खत्म हो गई है। दूसरे चरण में कैसा रहा उम्मीदवारों का, मतदाताओं का जोश, और क्या कुछ रहा आज की वोटिंग में खास? देखिए, जोश तो मिला जुला रहा, लेकिन पहले चरण से हम कह सकते हैं कि मतदान थोड़ा बढ़ जाएगा। जो 4:30 बजे तक का आंकड़ा है तो % के ऊपर है, तो अभी आधे घंटे का उसमें अगर हम जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा 63 से 65% हो सकता है। यानी कि पहले चरण का 63% का आंकड़ा है, उससे थोड़ा आगे हम निकल सकते हैं। सबसे अच्छा प्रदर्शन किया साबरकांठा जिला का, जो एक सरहदी जिला हम कह सकते हैं, तो वहाँ पर 66% वोटिंग 4:30 बजे तक दर्ज की गई। और सबसे कम वोटिंग जहां पर हम खड़े हैं यानी कि अहमदाबाद में 54% वोटिंग रही। हम ये भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो शहरी इलाका है वहाँ के वोटर थोड़े शुष्क रहे कंपेयर टू ग्रामीण इलाकों के वोटर से। तो ये एक कसमकस हर रोज़ और हर दफ़ा रहता है। लेकिन जो 2017 के चुनाव के आंकड़े हमारे सामने हैं उसके मुताबिक तो भले ही इसमें 2% बढ़ जाए, लेकिन ओवरऑल जो है 5 से 6% वोटिंग कम है। तो जो राजनीतिक दल है उसकी नींद भी थोड़ी उड़ी हुई है कि आखिरकार ये जो कम वोटिंग परसेंटेज है वो किसको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि इस बार 2 पार्टी नहीं 3 पार्टी है, तीसरी पार्टी के रूप में है, तो वो किसके वोट काटती है, बीजेपी के या
कांग्रेस के, और जो अर्बन वोटर है वो हमेशा बीजेपी के साथ रहा है, लेकिन अर्बन में प्रदर्शन ठीक नहीं है। दूसरे चरण में अकेले अहमदाबाद के 18 से 20% सीट है, यानी कि जिले की 21 सीट है और शहर की 16। तो आप देखिए वहाँ पर भी कम वोटिंग दर्ज हुए है, तो बीजेपी को भी थोड़ा मुश्किल तो लग रहा है। लेकिन 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल जी, तो वो बताएंगे कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है और वो कितने आश्वस्त है, सरकार बनाने के पक्ष में है या नहीं है। लेकिन जो CNBC आवास का एग्जिट पोल है वो दूध का पानी का पानी कर देगा। हम एक आसार पर आ सकते हैं कि इतना तो हो ही सकता है, लेकिन 8 तारीख को हमें स्पष्ट चित्र मिल जाएगा। लेकिन जो मतदाताओं का जितना उत्साह होना चाहिए वो उत्साह नहीं रहा, ये तो हम कह सकते हैं जी। तो थोड़े कंसर्न्स हैं कि उतने वोटर नहीं निकले और खास तौर पर शहरी इलाकों में वोटर कम बाहर निकले, जो कि बीजेपी के खास गढ़ माने जाते हैं। और इस बार जो तीसरा जो एक्स फैक्टर है वो है आम आदमी पार्टी। तो अभी आम आदमी पार्टी का निकलना या आना, अब वो किसके वोट काटती है और किसके फेवर में जाती है, बड़ा एक्साइटिंग है पूरा समीकरण। और जैसा केतन भी कह रहे थे कि आज शाम को जो एग्जिट पोल हम करेंगे उसमें बहुत सारे सवाल ये उठकर आएंगे। एग्जिट पोल नतीजे तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आज शाम 6:57 से CNBC आवाज पर ये एग्जिट पोल आप लाइव देखिए। कई मेहमान होंगे हमारे साथ, एक मोटा अंदाजा लगाएंगे कि क्या कुछ हो सकता है गुजरात की इस बिसात पर। और जैसा केतन कह रहे हैं कि 8 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी होना ही है, लेकिन हाँ एक अलग महत्व रहता है हर बार एग्जिट पोल का। तो ये जरूर आज जुड़ जाइएगा हमारे साथ 6:57 से लगातार, और हम आपको बताएंगे कि क्या तमाम पोल्स का एक पोल ऑफ पोल भी दिखाएंगे कि क्या निकल कर आ रहा है और किसको सत्ता की चाबी मिलने जा रही है गुजरात में। एक बार फिर क्या बीजेपी का कमल खिलेगा या इस बार सत्ता के कुछ नए समीकरण बनते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया केतन फिलहाल के लिए। लेकिन केतन ये बता रहे हैं कि मतदान खत्म हो गया है, शहरी इलाकों में जो है वो लोग कम निकले इस बार भी, और वही थोड़ा सा कंसर्न शायद राजनीतिक पार्टियों के लिए रहेगा। तो चलिए, ये तो हुई बात तो गुजरात की। आज 5 राज्यों में 6 विधानसभा सीटों और उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने प्रशासन पर वोटरों को रोकने का आरोप लगाया। मैनपुरी सीट से मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई थी। यहां से उनकी पुत्रवधू यानी बहू डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में है। मैनपुरी लोकसभा सीट के अलावा उत्तर प्रदेश के रामपुर सदर और खतौली विधानसभा सीट पर भी मतदान हुआ। इसके अलावा उड़ीसा के पदमपुर, राजस्थान के सरदार शहर, बिहार के कूढ़नी और छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर में वोट डाले गए। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतों को छोड़कर बाकी कुछ ये शांतिपूर्ण ही रहा। बुधवार 7 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले कल लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। क्या है इस सत्र के सरकार और विपक्ष का एजेंडा, जानने के लिए चलते हैं अपने संवाददाता लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण, संसद का शीतकालीन सत्र क्या पूछूं मैं, कितना गर्म रह सकता है, कितना अहम है? देखिए, ये जो बैठक हो रही है वो G20 के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत G20 समूह बस आएंगे दोबारा फिर से, शायद ऑडियो में कुछ खराबी यहाँ पर, और लक्ष्मण से हम G20 की भी यहाँ बात करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर ये शीतकालीन सत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पर हम एक बार फिर से लक्ष्मण से जुड़ेंगे। गुजरात की हमने खबर ले ही ली। चलिए अभी हम फिलहाल थोड़ा सा रुक कर लेते हैं बाजार का। आज बाजार के क्या हाल रहे, सबसे पहले यहां पर हम कहें कि एग्जिट पोल से पहले बाजार आज सतर्क दिखाई दिया। साथ ही बाजार में सीमित दायरे में कारोबार हुआ। सेंसेक्स आज 34 पॉइंट गिरकर 62,853 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 5 पॉइंट चढ़कर 18,701 पर। आइए मार्केट का हाल समझ लेते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोता। तो यतिन, आज के बाजार के क्या हाईलाइट्स से सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, निफ्टी गेनर्स की बात करें तो आपको मेटल स्टॉक्स दिखाई पड़ेंगे। इनफैक्ट अगर हम मेटल स्टॉक्स की बात करें तो हिंडाल्को आज सबसे टॉप गेनर आपको दिखाई पड़ेगा, लगभग 4.5% की यहाँ तेजी दिखाई देगी आपको। इसके अलावा SBI, HDFC बैंक और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में भी काफी अच्छी तेजी, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिली। अगर हम वेटेज वाइज देखें तो आपको टाटा मोटर्स लगभग 1.5% नीचे दिखेगा, बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5% नीचे, जिसके कारण बाजार में थोड़ा बहुत आपको दबाव देखने को मिला।
एक्सिस बैंक और टीसीएस में भी लगभग आधे % तक की मंदी देखने को मिली, लेकिन एक्शन काफी अच्छा आपको मिड कैप्स में दिखाई पड़ा। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छे नंबर्स, जो नवंबर की अपडेट थी उसके बाद 5% ऊपर था, F&O का टॉप गेनर। कैश मार्केट की बात करें तो शारदा क्रॉप कैम, जेके लक्ष्मी सीमेंट और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज जैसे शेयर्स आपको 15 से 5% के आसपास ऊपर दिखेंगे। लूजिंग एंड पे अगर हम देखें तो रेलवे स्टॉक्स में आरवीएनएल में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग, आरवीएनएल, ईज माई ट्रिप और एंजल वन जैसे स्टॉक्स में भी आपको 4-5% का करेक्शन दिखा। जी, तो ये तो क्या आज बाजार के लिए यहाँ पर कारक रहे और साथ में किस तरह का यहाँ पर बाजार में आज एक्शन था, ये बता रहे थे यतिन। इधर रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद बाजार में कंसोलिडेशन चल रहा है। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में एवेंडस कैपिटल के को-सीईओ वैभव सांघवी साहब ने कहा कि चीन में स्थिति सुधरने से ग्लोबल निवेशकों का रुख चीन की तरफ बढ़ेगा। 18,100 के ब्रेकआउट के बाद हम देखें कि मार्केट ने 18,800-900 के आसपास लेवल बढ़ाए और वहां से कंसोलिडेशन शुरू हुई है। एट द सेम टाइम ग्लोबली अगर हम देखें तो चाइना एक है जो इकोनॉमी जो अभी खुल रही है इकोनॉमी, और इसी के कारण ग्लोबल इन्वेस्टर्स का प्रेफरेंस अभी थोड़े समय के लिए पॉसिबिलिटी है कि वो चाइना की तरफ जा सकता है, क्योंकि वो काफी अंडर परफॉर्म कर चुका है। और उस कारण हम ये भी देख सकते हैं कि मार्केट्स इंडिया में थोड़ी कंसोलिडेट हो सकता है उसी के दौरान। सो आफ्टर अ बिग रैली हमें लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन मोड ऑन है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मार्केट्स बेरिश फेज में आ रहे हैं, पर थोड़ा कंसोलिडेशन पॉसिबिलिटी है फॉर अ फ्रेश अप मूव फॉर अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म पीरियड। वैभव सांघवी साहब का ये भी कहना है कि बैंक, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर स्टेपल और रिन्यूएबल एनर्जी, ये जो सेक्टर है यहाँ पर तेजी दिख सकती है। हालांकि आईटी और एनबीएफसीज पर उनका मानना है कि दबाव नियर टर्म में दिखाई देगा। जिस हिसाब से हमें लगता है फ्रॉम अ सेक्टरल पर्सपेक्टिव, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इज अ सेक्टर जो हम पॉजिटिव हैं, इंडस्ट्रियल्स में पॉजिटिव हैं, हमें कंज्यूमर स्टेपल्स भी ठीक लगते हैं और रिन्यूएबल्स भी ठीक लगते हैं। हालांकि हमें लगता है कि एनबीएफसीज एक जो क्षेत्र है और सेक्टर है जो हमें लगता है कि थोड़ी करेक्शन हो सकती है, प्योरली बिकॉज कि 2 क्वार्टर्स, एक आध क्वार्टर में उनका रिजल्ट प्रोबेबली कंटिन्यूड रह सकता है कि थोड़ा वीक हो सकते हैं। सो ये एक सेक्टर है हम थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। और लास्टली के मेटल्स एंड माइनिंग जो टेक्निकल करेक्शन अब हो रहा है कि चाइना के खुलने के बाद एक पॉसिबिलिटी है कि उसमें थोड़ा मोमेंटम आ सकता है। हम हायर लेवल्स पे हम देखेंगे कि इसे कैसे अंडरवेट करें। सो ऐसा भी बन रहा है अलग अलग सेक्टर्स में। तो आने वाले दिनों में फर्जी कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना मुश्किल होगा। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस की अब जियो टैगिंग अनिवार्य की जा सकती है। डिटेल लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, क्या सरकार की तैयारी है इसमें? अब किस तरह से जियो टैगिंग होगी और क्या इससे फर्जीवाड़ा रुक पाएगा? बिल्कुल, देखिए, जहां सरकार एक तरफ कंपनियों के कामकाज में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ फेक कंपनियों पर लगाम लगाई जा सके इसलिए मौजूदा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सख्त बनाने की तैयारी कर रही है। सीएनबीसी आवाज को मिले सूत्रों के मुताबिक जो अभी मौजूदा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उसमें जियो टैगिंग को अनिवार्य करने पर विचार चल रहा है और इसको जल्द ही इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा जो आरओसी है यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो लोकल बॉडी से डाटा लेगी ताकि जो मौजूदा कंपनी का एड्रेस है उसके साथ जो डेटा का है मैचिंग किया जा सके और वेरिफिकेशन किया जा सके, ताकि ये पता चल सके कि कोई कंपनी फेक सिर्फ कागजी आधार पर तो रजिस्टर नहीं हुई है। इसके साथ साथ जो नया रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उसको इसी महीने इंप्लीमेंट किया जा सकता है। उसमें कई तरह की ऐसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने की बात है, जिससे अभी तक जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होती थी उसमें करीब 50 अलग अलग फॉर्म्स पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने होते थे। उसकी जगह पर अब नया वेब बेस्ड फॉर्मेट आएगा जिसमें तमाम जानकारियां भरकर कंपनी की रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। इसमें तमाम जो डायरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन, कॉर्पोरेट ऑफिस, जितनी भी जानकारी होगी वो इसी वेब बेस्ड फॉर्मेट में किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार की कोशिश यही है कि जो फेक कंपनियां हैं उस पर लगाम रखें और साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके ताकि जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो तीव्र गति से हो, फास्ट हो और आसानी से कारोबारी उसको रजिस्टर कर सके। जी, शुक्रिया।
और 13 साल से कम उम्र के बच्चों पर की गई एक स्टडी में पता चला है कि 18% बच्चों को मोबाइल की लत लग चुकी है। यही नहीं, 97% बच्चों के हाथ में अब तक 2 साल से कम उम्र में मोबाइल आ जाता है। कितना खतरनाक है ये जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। मोबाइल की लत बच्चों की आफत। G20 की अध्यक्षता अभी भारत के हाथों में है। ऐसे में केंद्र सरकार ने G20 शिखर सम्मेलन से जुड़े सुझाव, चर्चा और रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें शामिल होने के लिए 40 राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है। यह बैठक राष्ट्रपति भवन में होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन, चंद्रबाबू नायडू, बीजू जनता दल अध्यक्ष और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी शामिल होंगे। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में G20 से जुड़े साल भर की गतिविधियों के बारे में जानकारी देंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी G20 की सर्वदलीय बैठक में हिस्सा तो ले रही हैं, लेकिन उन्होंने G20 के लोगों में कमल के इस्तेमाल पर एक बार फिर आपत्ति जता दी है। जब देश का बात होता है तब हम लोग कुछ नहीं बोलता है इसी के लिए कि अगर ये बाहर में जाए न्यूज़ तो देश के लिए अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये भी सच है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, हाँ इट्स फैक्ट दैट कमल हमारा नेशनल फ्लावर भी है। तो जब नेशनल फ्लावर तो इलेक्शन कमीशन एक पार्टी को दे दिए जब, तो वो फ्लावर को यूज नहीं करके और भी नेशनल कितना चीज था। हमारा संभवतः नेशनल टाइगर था पहले, नेशनल चीफ जो चिन्ह था, अभी लायंस बना दिया। तो पिकॉक भी है, जो नेशनल एम्ब्लेम है, कितना चीज है। ये चीज को देखना चाहिए बिकॉज 20 कंट्रीज, इफ आई डोंट रेज अदर विल रेज। भारत को मेजबानी मिलने के बाद G20 की पहली बैठक आज से उदयपुर में शुरू हुई। G20 शेरपा की इस बैठक की शुरुआत भारत के शेरपा अमिताभ कांत के इशू नोट के साथ हुई। इससे पहले अमिताभ कांत ने इमर्जिंग मार्केट्स ने शेरपा के साथ एक बैठक भी की। इसमें ग्रोथ बढ़ाने और साझा हितों पर बातचीत हुई। G20 विश्व की 20 टॉप की डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज की एक इंटर गवर्नमेंटल संस्था है। एक साल के लिए भारत को G20 की प्रेसिडेंसी और मेजबानी मिली है। इसके तहत भारत देश के 50 शहरों में 200 बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठकें 32 अलग अलग कार्यक्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधियों को मंच देगी। साथ ही सदस्य देशों को भारत की संस्कृति और अर्थव्यवस्था की झलक भी देखने को मिलेगी। तो चलिए यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, खासतौर पर नजर रहेगी वर्ल्ड कप पर कि फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में अभी क्या है ताजा अपडेट। जल्दी होम लोन लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस हो सकती है। जी हां, आईटी मंत्रालय ने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल करने की अनुमति दे दी है। बिना बैंक के चक्कर लगाए होम लोन मिल सकेगा। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता असीम मनचंदा के पास। असीम, क्या बड़े बदलाव आएंगे डिजिटाइजेशन से? अगर राज्य स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन कानून बदल दे, रियल एस्टेट की बिक्री में क्या इससे तेजी आएगी? देखिए, जो आईटी मंत्रालय है उसने एक नोटिफिकेशन जारी करके जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं या मॉर्गेज लोन है उसको डिजिटल बनाने को हरी झंडी जो दे दी है। इसके बाद उपभोक्ता को बैंक के चक्कर जो नहीं लगाने पड़ेंगे। उपभोक्ता जो है उसकी जो लोन की प्रोसेस है वो पूरी तरह से ऑनलाइन जो हो पाएगी। वो घर बैठे उसके लिए आवेदन जो कर पाएगा। बैंक जो है डिजिटल पोर्टल के जरिए उसकी जो लैंड डीड है उसको वेरीफाई जो है वो करेगा और उसको घर बैठे ही लोन जो है उसके अकाउंट में जो मिल जाएगा। तो ये काफी उपभोक्ता के लिए काफी आसान हो जाएगा। उसके लिए लागत जो है काफी कम हो जाएगी। दूसरा ये कि अगर जो राज्य है वो अपने स्टैंप ड्यूटी एक्ट के रजिस्ट्रेशन में बदलाव करते हैं और ऑनलाइन इसको बनाने को हरी झंडी जो दे देते हैं तो उपभोक्ता कहीं नहीं जाना पड़ेगा। उपभोक्ता घर बैठे ही ऑनलाइन प्रॉपर्टी जो है वो खरीद सकता। इससे उपभोक्ता की लागत जो है वो कम होगी और साथ ही जो बैंक है उनका लोन का पोर्टफोलियो जो है वो भी काफी तेजी से जो है बढ़ेगा। जी शुक्रिया आसिम। और अब बात करेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप की। राउंड ऑफ 16 में बीती रात पहला मैच फ्रांस और पोलैंड के बीच खेला गया। फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर एम्बापे इस मुकाबले में चमके और 2 गोल मारकर अपनी टीम को जीत उन्होंने पक्की कर दी। एम्बापे के अलावा ओलिवियर गिराउड ने भी फ्रांस की तरफ से गोल किया। पोलैंड ने वैसे फ्रांस के खिलाफ अच्छा खेल दिखाया, लेकिन वो कई बेहतरीन मौकों पर गोल दागने से चूक गए।
खेल के आखिरी मिनट में पोलैंड के स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने जरूर अपनी टीम के लिए गोल करने में कामयाबी हासिल की। ये मैच फ्रांस ने 3-1 से जीत लिया और वो क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच चुका है। इसके अलावा राउंड ऑफ 16 का एक और अहम मैच हुआ इंग्लैंड और सेनेगल के बीच, जहां इंग्लैंड ने आसानी से सेनेगल को 3-0 से हरा दिया। इंग्लैंड की तरफ से जॉर्डन हेंडरसन, हैरी केन और बुकायो साका ने एक-एक गोल दागा। इधर राउंड ऑफ 16 में आज भी 2 अहम मुकाबले खेले जाने हैं। पहला मुकाबला आज रात 8:30 बजे जापान और क्रोएशिया के बीच होगा। जापान ने रोमांचक मुकाबले में पूर्व वर्ल्ड चैंपियन को हराकर एक बड़ा उलटफेर किया था स्पेन को हराकर, इसलिए टीम के हौसले यहां बुलंद रहेंगे। जबकि क्रोएशिया ने ड्रॉ खेलकर वर्ल्ड की नंबर 2 टीम बेल्जियम को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। आज का यह मुकाबला भी काफी अहम रहेगा। आज का दूसरा मुकाबला खेले जाएगा रात 12:30 बजे ब्राजील और साउथ कोरिया के बीच। इस मैच में ब्राजील का पलड़ा भारी माना जा रहा है और सबकी निगाहें ब्राजील के स्टार स्ट्राइकर नेमार पे रहने वाली है। और ये सभी मैच आप जियो सिनेमा ऐप पर और साथ साथ स्पोर्ट 18 और स्पोर्ट्स 18 HD टीवी चैनल्स पर बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से आप जुड़े रहिए और साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यहां पर भी बस एक क्लिक पर आपको मिलेगी ताज़ा और नई खबरें। नमस्कार।